नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ब्राह्मण साम्राज्य। तो ब्राह्मण साम्राज्य को आप ध्यान से और अच्छा पूर्वक समझिएगा। ब्राह्मण साम्राज्य से भी सवाल आते हैं एग्जाम में। तो अगर ब्राह्मण साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण साम्राज्य में कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, तो थोड़ा सा समझिए। अगर ब्राह्मण साम्राज्य की बात करें तो यह 3 राजवंश को मिलाकर ब्राह्मण साम्राज्य बनाया गया है। यानी कि पहला जो राजवंश है वह है सुंग वंश। याद रखिएगा, पहला जो है वह उसका नाम है सुंग वंश। कोई दिक्कत? पहला जो साम्राज्य है उसका नाम है कौन वंश? सुंग वंश। कोई दिक्कत? ब्राह्मण साम्राज्य दूसरा जो वंश है उसका नाम है कण्व वंश। कण्व वंश। और तीसरा जो साम्राज्य है उसका नाम है सातवाहन वंश। यानी कि इन तीनों मिलाकर एक वंश है जिसका नाम हुआ, एक साम्राज्य है जिसका नाम हुआ ब्राह्मण साम्राज्य। कोई दिक्कत? कौन कौन मिलके? सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ये तीनों मिलाकर साम्राज्य, एक साम्राज्य बना जिसका नाम हुआ ब्राह्मण साम्राज्य। अगर सुंग वंश के संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक थे पुष्यभूति सुंग। पुष्यभूति सुंग इसका संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति सुंग। याद रहेगा आपको। अच्छा, अगर इसके राजा की हम बात करें, आप, इसके अंतिम राजा था। अगर हम पुष्यभूति वंश के स्थापना की बात करें तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था खुद। अच्छा, अगर पुष्यभूति वंश की अंतिम राजा की बात करें तो इसका अंतिम राजा देवभूति था। याद रखिएगा, सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति। दोनों याद रखिएगा। क्या क्या हम आपको बताएं पहले। सुंग वंश के संस्थापक था पुष्यभूति सुंग और इसका अंतिम राजा था देवभूति। कि कौन कौन मिलकर राजवंश मिलकर ब्राह्मण साम्राज्य बना है? सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। कोई दिक्कत? अच्छा, सुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति सुंग। इसके अंतिम राजा कौन था? देवभूति। याद रखिएगा, पहला और अंतिम राजा। कण्व वंश के संस्थापक था वासुदेव था। अगर इसका अंतिम राजा की बात करें, कण्व वंश की अंतिम राजा की बात करें तो कण्व वंश का अंतिम राजा था। कण्व वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक था वासुदेव। और कण्व वंश का अगर अंतिम राजा की बात करें तो सुशर्मा। इसका अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। इसको हम याद करवाएंगे आपको। 3 वंश मिलकर ब्राह्मण साम्राज्य बना है। एक सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यभूति सुंग, इसका अंतिम राजा देवभूति। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव, अंतिम राजा सुशर्मा। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख। याद रखिए, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुख था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुख था। सातवाहन वंश के संस्थापक था सिमुख था। यानी कि सातवाहन वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो कौन था? सिमुख था। और इसके अंतिम राजा था सतकर्मी। यगक श्री सतकर्मी था। याद रखिएगा। इतना आपको ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ब्राह्मण साम्राज्य कौन कौन मिलकर बना है? तो सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ठीक। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यभूति सुंग और इसके अंतिम राजा देवभूति। याद हो गया? अच्छा, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव और अंतिम राजा सुशर्मा। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख और अंतिम राजा सतकर्मी। इसको याद रखिएगा। क्या क्या बताएं? 3 वंश मिलकर ब्राह्मण साम्राज्य बना है। पहला सुंग वंश, इसके बाद कण्व वंश और इसके बाद सातवाहन वंश। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यभूति सुंग, अंतिम राजा देवभूति। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव, अंतिम राजा सुशर्मा।
सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुख, अंतिम राजा सतकर्णी। तो अब हम इन तीनों वंश को बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम तीनों वंश आपको याद करवाएंगे, आप हमको बताइएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शुंग वंश की। तो इतना याद हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुंग वंश की ओर चलते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए शुंग वंश। तो देखिए शुंग वंश के बारे में आप समझिए थोड़ा सा। अगर ब्राह्मण साम्राज्य में हम सबसे पहले हमको पढ़ना है शुंग वंश, इसके बाद कण्व वंश। तो आइए शुंग वंश के बारे में थोड़ा सा जानिए। शुंग वंश, देखिए शुंग वंश के बारे में थोड़ा सा जानिए। शुंग वंश के बारे में थोड़ा जानिए। आइए शुंग वंश के बारे में जानिए। शुंग वंश हम अब पहला पढ़ रहे हैं। हम क्या आपको बताएं, ब्राह्मण साम्राज्य 3 वंश मिलकर बना है, शुंग वंश, कण्व वंश, सतवाहन वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, पुष्यभूति तब से कह रहे थे, समाप्त कीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग और इसके अंतिम राजा देवभूति। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव, अंतिम राजा सुशर्मा। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुख, इसके अंतिम राजा यज्ञ श्री सतकर्णी। तो ये तीनों बात हम आपको बता दिए। चलिए हम आपको पुष्यभूति बोले थे, पुष्यमित्र शुंग। चलिए अब हम बात करते हैं शुंग वंश की। तो शुंग वंश का अगर शासन की बात करें तो इसका शासन 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला। यानी शुंग वंश का अगर शासन की बात करें तो इसका शासन काल 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला था। याद रखिएगा 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला। शुंग वंश जो था वह कब से कब तक चला, 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला। कोई दिक्कत? शुंग वंश के संस्थापक क्या, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, बार बार टोन हो गया है पुष्यभूति बोलना। पुष्यमित्र शुंग था, इसके संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश कब से कब तक चला, 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। इसके स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंतिम राजा, किसका, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। याद रखिएगा किस वंश के बाद शुंग वंश आया था, तो मौर्य वंश के बाद। कौन वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद। तो याद रखिएगा किस वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था और उस साम्राज्य का नाम था शुंग वंश। कोई दिक्कत यहाँ तक? पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा बनाया था। इसकी राजधानी कहाँ थी, विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी, विदिशा। याद रहेगा पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी, विदिशा थी। इसके संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग किसकी हत्या करके, तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो 137 साल तक मौर्य साम्राज्य चला, उसका अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का निकाला। पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में पतंजलि रहा करते थे। नाम सुने होंगे आप, पतंजलि, जिन्हें योग दर्शन के संस्थापक माना जाता है। जिन्हें योग दर्शन के संस्थापक माना जाता है, यह किनके दरबार में रहते थे, यह रहते थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। कोई दिक्कत? अच्छा, कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी, विदिशा। पुष्यमित्र शुंग किस वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना किया था, मौर्य वंश। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश का नींव डाला था, तो बृहद्रथ का। इसकी राजधानी कहाँ थी, विदिशा। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इन्हीं के शासन काल में, यानी पुष्यमित्र शुंग के ही शासन काल में रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना की गई। याद रखिए कि पुष्यमित्र शुंग के ही शासन काल में रामायण की रचना, महाभारत की रचना और मनुस्मृति की रचना की गई। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने भारत से
यवन, यवन जाति के जो लोग थे, यवनों को खदेड़ा था और सिंध भगा दिया था खदेड़ कर। याद रखिएगा। क्या हम आपको बताएं, कह रहा है कि पुष्पमित्र शुंग ने भारत में से यवनों को खदेड़ दिया और निकाल दिया मध्य प्रदेश से, और इन्हें निकाल कर कहाँ भगा दिया, सिंध चले गए। कोई दिक्कत, ध्यान रहेगा। पुष्पमित्र शुंग ने किसे खदेड़ दिया था मध्य प्रदेश से, तो यवन को। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, विदिशा। पतंजलि किनके दरबार में रहते थे, पुष्पमित्र शुंग। भारूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया, पुष्पमित्र शुंग। शुंग वंश में कुल 10 राजा हुए, याद रखिएगा। शुंग वंश में कुल राजा कितने हुए, 10 राजा। शुंग वंश में कुल राजा कितने हुए, 10 राजा हुए। कितने राजा हुए, 10 राजा हुए। कोई दिक्कत। पुष्पमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन किया। या किसी से नहीं हारा, बल्कि इसने हराया, इसने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को हराया। याद रखिएगा, पुष्पमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को इसने हरा दिया, मिनांडर को हरा दिया। और यह सब मिनांडर को किसने हराया, पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया, याद रखिएगा। पुष्पमित्र शुंग ने किस साल तक शासन किया, 36 वर्ष तक। और इसने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को भी पराजित कर दिया। और पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, कह रहा है कि किसकी हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश का नींव डाला था, विदर्भ की। किस वंश के बाद शुंग वंश आया था, मौर्य वंश। कह रहा है कि भारूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया, पुष्पमित्र शुंग ने करवाया। कह रहा है कि इसमें कुल कितने राजा हुए, 10 राजा हुए। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना किसके शासनकाल में हुई, पुष्पमित्र शुंग के दरबार में, पुष्पमित्र शुंग के शासनकाल में। कह रहा है कि शुंग वंश का एक 9वां राजा था जिसका नाम था भागवत। इसके दरबार में एक यूनानी राजदूत भारत आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस। याद रखिएगा कि 9वां राजा जो था, 9वां राजा भागवत के दरबार में एक यूनान से राजदूत भारत आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस नाम था, हेलियोडोरस था। याद रखिएगा, कौन था, हेलियोडोरस। किसके दरबार में आया था, शुंग वंश का 9वां राजा था जिसका नाम था भागवत। इसी के दरबार में हेलियोडोरस नामक एक यूनानी राजदूत इंडिया आया था। और यह एंटियल किड्स नामक एक राजा था, उसी का राजदूत था। एंटियल किड्स नामक राजा जो था उसी का ये राजदूत था। और वह भागवत के जो राजा था, 9वां राजा इस वंश का, शुंग वंश का, उसी के दरबार में आया था। बैठो चुपचाप एक जगह। कह रहा है, नीचे बैठो, हल्ला हो रहा। कह रहा है कि एंटियल किड्स जो था इसका एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस, उसके दरबार में आया था। कोई दिक्कत। शुंग वंश जो था यह 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला। कब से कब तक चला, 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला। कोई दिक्कत यहाँ तक। शुंग वंश का अंतिम राजा की अगर बात करें तो अंतिम राजा तो हम आपको बता दिए हैं, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, देवभूति था। शुंग वंश के अगर अंतिम राजा की बात करें तो अंतिम राजा कौन था, देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दिया था। देवभूति की हत्या कौन कर दिया था, वासुदेव ने कर दिया। और इसने हत्या करने के बाद एक नए साम्राज्य का नींव डाला था और इस साम्राज्य का नाम था कण्व वंश। कौन वंश, कण्व वंश। यानी कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, देवभूति था। इतना बात आपको शुंग वंश में कम से कम अभी तक याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पुष्पमित्र शुंग ने पतंजलि के मतलब उपस्थिति में 2 सूर्य यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। याद रखिएगा, 2 अश्वमेध यज्ञ, पतंजलि 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 2 बार अश्वमेध यज्ञ, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कौन,
आपको करवाया था पुष्पमित्र सूंग। इसको करवाने वाले कौन थे? महर्षि का नाम था पतंजलि। पतंजलि की उपस्थिति में किसने? पुष्पमित्र सूंग ने के बार अश्वमेध यज्ञ करवाया? 2 बार। के बार करवाया? 2 बार करवाया। इतना बात आपको कम से कम अभी फिलहाल याद होना चाहिए। याद हुआ कि नहीं आप हमको बताइए। अच्छा अब देखिए अब आप लोग को शुंग वंश इतना इंपॉर्टेंट बात था जितना हम आपको बता चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। कह रहा है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र सूंग था, जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश का नींव डाला। कह रहा है कि शुंग वंश जो था वह 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला। कोई दिक्कत? शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र सूंग था। शुंग वंश में कुल 10 राजा हुए। कितने राजा हुए? 10। पुष्पमित्र सूंग ने भरूत स्तूप का निर्माण करवाया था। कोई दिक्कत? आपसे अगर कोई पूछे कि भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया तो बोलिएगा पुष्पमित्र सूंग। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। पुष्पमित्र सूंग के दरबार में पतंजलि रहते थे, जिनके कारण इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को भी पुष्पमित्र सूंग ने हराया। पुष्पमित्र सूंग ने 36 वर्ष तक शासन किया। पुष्पमित्र सूंग जो था इसके शासनकाल में रामायण, महाभारत और मनुस्मृति का मतलब इसकी रचना की गई। कह रहा है कि पुष्पमित्र सूंग जो था वह बृहद्रथ के ही दरबार में रहता था, उसका ही सेनापति था, लेकिन बाद में फिर उसी की हत्या करके नया वंश डाला और उस नए वंश का नाम हुआ शुंग वंश। कह रहा है कि शुंग वंश का जो 10 राजा हुए, इसमें एक 9वां राजा था जिसका नाम था भागवत। इसके दरबार में होलियोडोरस नामक एक राजदूत भारत आया था, जो एंटियल पिट्स का राजदूत था, माने इस राजा का राजदूत था जिसका नाम था होलियोडोरस। के बार अश्वमेध हुआ? 2 बार। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दिया। देवभूति की हत्या किसने कर दिया? वासुदेव। तो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद कीजिए कि पतंजलि किसके दरबार में? पुष्पमित्र सूंग। भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्पमित्र सूंग। पुष्पमित्र सूंग ने शासन कितना साल किया? 36 वर्ष। किस वंश के बाद शुंग वंश आया? मौर्य वंश। पतंजलि किस दर्शन के संस्थापक हैं? योग दर्शन के। शुंग वंश के जो राजा थे उनकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने हराया? पुष्पमित्र सूंग ने हराया। के बार अश्वमेध यज्ञ पुष्पमित्र सूंग गया? 2 बार। इसमें कुल कितने राजा हुए? 10 राजा हुए। जो हेलियोडोरस जो राजदूत था वह किसके दरबार में आया था? वो आया था भागवत के दरबार में आया था। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर एक नए साम्राज्य का नींव डाला गया और उस नए साम्राज्य का नाम हुआ कण्व वंश। कोई दिक्कत? तो अब हम आपको कण्व वंश थोड़ा समझाते हैं। कण्व वंश बहुत छोटा है, इतना जगह पर हो जाएगा, तो इतने में हम आपको कण्व वंश समझा देते हैं खटाक से। कण्व वंश अब याद कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद तक। तो आइए अब कण्व वंश की अगर हम बात करें तो आइए कण्व वंश की बात करें। कण्व वंश देखिए कह रहा है कि अगर कण्व वंश की बात करें तो कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दिया। कण्व वंश की स्थापना कब हुआ? 73 ईसा पूर्व में। कह रहा है कि कण्व वंश की स्थापना कब हुआ? 73 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 73 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत? कण्व वंश की स्थापना कब हुआ? 73 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 73 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत यहाँ तक? कह रहा है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन था? कण्व वंश के संस्थापक था वासुदेव। कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने किया था। कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने किया था। कोई दिक्कत? कण्व वंश का शासन 45 वर्ष रहा। अगर हम कण्व वंश का शासन की बात करें तो यह 45 वर्ष तक शासन किया, यानी कण्व वंश का जो शासन हुआ वह किस साल हुआ? 45 साल। कोई दिक्कत? कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था और कण्व वंश का अंतिम राजा था सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। चूंकि कण्व वंश बहुत छोटा है, याद कीजिए कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने किया। यह वंश 45 वर्ष तक चला। इस वंश का अंतिम राजा सुशर्मा। इस वंश में मात्र 4 राजा हुए। 4 दूगों का तो नाम याद है, वासुदेव और सुशर्मा। एगो थे नारायण और एगो थे भूमिपुत्र, यानी 4 राजा थे। वासुदेव थे। कौन कौन 4 राजा थे? देखिए, वासुदेव थे,
भूमिपुत्र थे, नारायण थे, सुशर्मा था, नारायण थे, और चौथा राजा था सुशर्मा जो अंतिम राजा थे, अंतिम राजा था सुशर्मा। यही मात्र 4 राजा हुए। और कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या सीमुख ने कर दिया। कर्ण वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था सुशर्मा, इसकी हत्या सीमुख ने कर दिया। और सीमुख ने सुशर्मा को मार डालने के बाद किसने मारा? सीमुख ने मारा। और सीमुख ने जब सुशर्मा की हत्या कर दिया तो एक नए साम्राज्य का नींव डाला और उस नए साम्राज्य का नाम हुआ सातवाहन वंश। बात समझ में आया? कह रहा है कि कर्ण वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में हुआ। इसके संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव ने शुंग वंश का अंतिम राजा को हराया, देवभूति को, और देवभूति को मारने के बाद इसने कर्ण वंश की स्थापना किया। कर्ण वंश 45 वर्ष तक शासन चला। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। कर्ण वंश में कितने शासक हुए? 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण, सुशर्मा। याद होगा? वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण, सुशर्मा। कोई दिक्कत? और इसकी हत्या, सुशर्मा की हत्या किसने कर दिया? सीमुख ने कर दिया। और मगध की गद्दी पर मतलब एक नए साम्राज्य का नींव डाला और उस नए साम्राज्य का नाम हुआ सातवाहन वंश। अब सातवाहनों की कहानी अब हम पढ़ेंगे और सातवाहनों के बारे में अब हम जानेंगे। क्या आप इसको समझ गए? कर्ण वंश किस वंश के बाद आया? शुंग वंश के बाद। कर्ण वंश का स्थापना हुआ 73 ईसा पूर्व। कर्ण वंश के राजा संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कर्ण वंश के वर्ष रहा 45 वर्ष। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा। कर्ण वंश में 4 राजा हुए, वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण, सुशर्मा। कर्ण वंश के चारों राजाओं ने मगध पर शासन किया। कर्ण वंश के चारों राजाओं ने कहां शासन किया? मगध पर। कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। और सुशर्मा की हत्या करने के बाद सीमुख ने एक नए साम्राज्य की स्थापना किया जिसका नाम हुआ सातवाहन वंश। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश पढ़ाने जा रहे हैं। आइए, चलिए आइए, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सातवाहन वंश किस वंश के बाद आया? आप इससे पहले कौन सा वंश पढ़े थे? याद कीजिए। सातवाहन वंश मगध की गद्दी पर अगर आया, मगध पर अगर शासन किया, तो वह किस वंश को हराने के बाद किया? वह किया कर्ण वंश को हराने के बाद। यानी कर्ण वंश की समाप्ति के बाद मगध की गद्दी पर एक नए साम्राज्य का नींव डलाया था और उसका नाम था सातवाहन वंश। ऐसे सातवाहनों वंश का जो शासन था वह आपको प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश में प्रतिष्ठान में था इनका शासन का। तो याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में था प्रतिष्ठान, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, माफ कीजिएगा। तो सातवाहनों की अगर बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना सीमुख ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सीमुख ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सीमुख, जिसको शिष्टक या सिंधुक नाम से भी जाना जाता था। जिसको शिष्टक या सिंधुक के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, शिष्टक या सिंधुक के नाम से जाना जाता था। सातवाहन वंश मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की समाप्ति के बाद आया। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके सीमुख ने एक नए साम्राज्य का नींव डाला और उसका नाम सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख था, जिसको शिष्टक या सिंधुक के नाम से भी जाना जाता था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, औरंगाबाद महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र प्रतिष्ठान। कोई दिक्कत? सातवाहनों का जो समाज था, सातवाहनों का जो भाषा था वह प्राकृत था। सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और इनकी जो लिपि थी वह ब्राह्मणी लिपि थी। यानी सातवाहनों का भाषा क्या था? प्राकृत था, भाषा प्राकृत था। और लिपि कैसे थी? ब्राह्मणी थी। याद रखिएगा, ये भाषा था और ये लिपि थी। ध्यान रखिए, सातवाहन भारत में पहला ऐसा शासक हुए जिसने शीशे के सिक्के चलवाए। इन लोग खाली शीशे के ही नहीं चला, लेकिन शीशा का भी चलवाया, शीशा का चलवाया, चांदी का चलवाया, फिर आपको तांबा का चलवाया, पोटीन वो होता है, पोटीन का चलवाया और कांसा का चलवाया।
सातवाहनों द्वारा चलाया गया सिक्का क्या था? चांदी था, चांदी का चलवाया, तांबा का, कोटिन का, सीसा का और कांसा का। ये सारे सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? सातवाहनों के द्वारा। याद रखिएगा, चांदी, तांबा, कोटिन, फिर आपका सीसा, कोटिन, कोटिन होता है, कोटिन आप समझते होंगे, और कांसा, ये सारे चीजों के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? सातवाहन द्वारा। तो आप याद रखिएगा कि सीसा का सिक्का चलाने वाला शासक कौन था? सातवाहन। ऐसे क्यों? क्योंकि चांदी, तांबा और कांसा का तो बहुत सारे ऐसे शासक हुए जो चलाए, लेकिन यह पहला शासक हुआ जिसने सीसा का सिक्का चलवाया। सातवाहन वंश का सबसे जो ताकतवर शासक था उसका नाम था गौतम पुत्र सतकर्णी। गौतम पुत्र सतकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। याद रखिएगा, पश्चिम का स्वामी किसे कहा जाता था? गौतम पुत्र सतकर्णी को। गौतम पुत्र सतकर्णी को क्या कहा जाता था? पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पश्चिम का स्वामी किसे कहा जाता था? गौतम पुत्र सतकर्णी को। सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्राकृत। लिपि कैसी थी? ब्राह्मी। राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। इसके संस्थापक सिमुक। इस सिमुक का क्या क्या नाम था? शिष्टक और सिंधुक नाम था। कह रहा है कि सीसा का सिक्का चलवाने वाला शासक सातवाहन, और सातवाहनों का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है। याद रखिएगा, सातवाहन वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। सातवाहनों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अगर सातवाहनों की बात किया जाए तो इनका उल्लेख किस पुराण में मिलेगा? मत्स्य पुराण में मिलेगा। कोई दिक्कत? सातवाहनों की भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मणी, इसका सबसे ताकतवर शासक गौतम पुत्र सतकर्णी, और इन लोग शासकों का देखिए, गौतम पुत्र सतकर्णी, इसके बाबूजी का नाम गौतम और इनकी माँ का नाम सतकर्णी, तो इसका नाम हुआ गौतम पुत्र सतकर्णी। यानी कि सातवाहन वंश पहला ऐसा वंश था जिसमें बच्चों का नाम अपने माता पिता के नाम को जोड़कर रखा जाता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन ऐसा वंश है जिसमें माता पिता के नाम को ऐड करके बच्चों का नाम रखा जाता था, तो उसका नाम था सातवाहन वंश। देखिए, गौतम पिता थे इनका और माँ थी सतकर्णी, और इन लोग दोनों को मिलाकर हो गए गौतम पुत्र सतकर्णी। तो याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब कह रहा है कि इनके यानी कि जो सातवाहन वंश था इसमें दो प्रमुख कवि थे। एक का नाम था हाल और एक गुणाढ़ थे। हाल थे, एक का नाम था हाल और एक गुणाढ़। कवि थे, कवि। कौन थे? कवि थे। यानी कि दो महान कवि थे जिसका नाम था, एक का नाम था हाल और एक का नाम था गुणाढ़। सातवाहन वंश का जो अगर अंतिम राजा की बात करें, सातवाहनों की अंतिम राजा की बात करें तो हम आपको बताते हैं इसका अंतिम राजा थे यक्षश्री सतकर्णी। इसके अंतिम राजा कौन थे? यक्षश्री सतकर्णी। सातवाहनों के अंतिम राजा थे यक्षश्री सतकर्णी थे। ठीक। अच्छा, पश्चिम का स्वामी किसे कहा जाता था? गौतम पुत्र सतकर्णी को। पश्चिम का स्वामी गौतम पुत्र सतकर्णी को। इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। सातवाहन किस वंश के बाद आया? कर्ण वंश के बाद आया। इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक। सिमुक का और क्या क्या नाम था? शिष्टक, सिंधुक नाम था। शिष्टक और सिंधुक नाम था। इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र। इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत। लिपि कैसी थी? ब्राह्मणी। जो सातवाहन था इसमें किसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता था? तो गौतम पुत्र सतकर्णी को। किसे कहा जाता था? गौतम पुत्र सतकर्णी को। इसके संस्थापक सिमुक और अंतिम राजा यक्षश्री सतकर्णी। भारत में कौन ऐसा वंश आया जो अपने माता पिता का नाम जोड़कर बच्चों का नाम रखा जाता था? तो सातवाहन वंश था। इसके उल्लेख भारत के किस चीज में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। इनके दो प्रमुख कवि थे, हाल और गुणाढ़। यह प्रमुख कवि थे। चांदी, तांबा, कोटिन, सीसा और कांसा के जो इन लोग सिक्का बनाया करता था। तो आपको उम्मीद था इतना याद हो गया होगा। हम क्या बताएं? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, याद होगा। सिमुक को क्या क्या नाम था? शिष्टक और सिंधु। शिष्टक और सिंधु किसी का नाम था।
सातवाहन का राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी। इनकी भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। इसका प्रमुख शासक था गौतमबुद्ध सतकर्णी। इसका अंतिम, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता था, अंतिम शासक यगश्री सतकर्णी। और इसका उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और यहाँ क्याची के सिक्के इनके शासनकाल में चलाए गए थे? चांदी का, तांबा का, पोटीन का, सीसा का, कांसा का, ये सारे सिक्के चलाए गए थे। और सातवाहन वंश में दो कवि थे, हाल और गुणांड। हाल और गुणांड जो थे दो कवि हुए। तो उम्मीद करते हैं सातवाहन वंश आपको याद हो गया होगा। तो आप लोग याद हुआ कि नहीं हुआ बताइए पूरा। कम आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। क्या था सातवाहनों का स्थापना? सीमुख। सातवाहन के संस्थापक सीमुख। अंतिम राजा यगश्री सतकर्णी। यगश्री सतकर्णी। राजधानी प्रतिष्ठान। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। कौन ऐसा शासक हुआ जिसने शीशे के सिक्के चलवाए? तो याद रखिएगा आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन भी इसे कहा जाता है। आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। इसका उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। तो आज यहीं तक रखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। बहुत मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं, तो आप कुछ सीखिए, इससे कुछ आप जरूर इससे फायदा लीजिए। आज यहीं तक रखें। खुश रहे हमेशा। और थोड़ा अभी देख रहे हैं कोरोना कितना तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, तो आप अपने घर में रहिए। निकलिए बाहर तो मुंह तोप कर निकलिए, अन्यथा आप नहीं निकलिए। बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह अगर वो हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो आज यहीं तक रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।